नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। पाकिस्तान की नापाक धरती पर आतंक का जन्म होता है। कई दफा इसके सबूत सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन से आतंक फैलाने का सबसे पुख्ता सबूत सामने आया है। श्रीनगर हमले के दौरान जिस वक्त सेना दहशतगर्दों से लोहा ले रही थी, ठीक उसी वक्त लाहौर के जमातुल दावा ऑफिस में एनकाउंटर की लाइव कमेंट्री चल रही थी। जब श्रीनगर में सेना ले रही थी आतंकवादियों से लोहा, तब पाकिस्तान में मांगी जा रही थी दहशतगर्दों के लिए दुआ। श्रीनगर हमले की लाहौर से लाइव कमेंट्री। श्रीनगर के पांथा चौक पर शनिवार की बात है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला हुआ और सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो हमलावर एक स्कूल में जा छिपे। इस दौरान सेना और हमलावरों के बीच 1 घंटे तक एनकाउंटर भी चला। जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था उस दौरान एक वीडियो सामने आया है। उस दौरान का वीडियो पाकिस्तान का है, जिसमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार श्रीनगर हमलावरों के लिए दुआएं मांगता दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त वार का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान ये साबित करने के लिए कि तुम्हारी धरती से आतंक की फैक्ट्री का वही खाता चलता है? आखिर कब दबेदार से स्वीकार करोगे कि कश्मीर में फैली दहशतगर्दी के पीछे तुम्हारे पाले हुए आतंकी आकाओं का हाथ होता है? इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। दहशतगर्दों के लिए दुआ मांगता आतंकियों का ये हुक्मरान इस बात का कोरा सबूत है कि श्रीनगर में सीआरपीएफ टीम पर हुए हमले की पटकथा पाकिस्तान से रची गई थी। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त वार का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। दरअसल शनिवार को श्रीनगर के पांथा चौक पर पेट्रोलिंग कर रही सीआरपीएफ की टीम पर अचानक आतंकी हमला हुआ। पीठ पीछे से हुए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब सीआरपीएफ ने दिया तो आतंकी स्कूल में जा छिपे। सेना ने स्कूल की घेराबंदी की और रविवार शाम तक दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जब सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, ये वीडियो तभी का है। बताया जा रहा है कि वीडियो में मौजूद शख्स न सिर्फ दुआ मांग रहा था बल्कि एनकाउंटर के दौरान हमले की कमेंट्री कर रहा था। 24 घंटे से श्रीनगर में वार का जारी है। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त वार का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ जालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इस शख्स के साथ मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी बैठा दिखा। ये कोई पहला सबूत नहीं है जिसमें साबित हो रहा हो कि आतंक का पनाहगार पाकिस्तान ही है। समय समय पर कई सबूत सामने आते रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली है। ये साफ तौर पर नजर आया कि जो 2 टेररिस्ट जिन्होंने सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया, ये पाकिस्तान के बेस्ड एलईटी के थे। एलईटी ने भी क्लेम किया था हम ही हैं, और ये वीडियो से साफ तौर पर दर्शाया गया कि वो एलईटी के पाकिस्तान से आए थे जिनको हमने ढेर कर दिया। सबूतों की फहरिस्त में एक और सबूत शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि क्यों सबूतों की लंबी चौड़ी लिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा उजागर नहीं कर पाई भारत की सरकारें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज गिरी, के न्यूज।
तो कई बार सबूत भारत ने दिए लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर से एक वीडियो सामने आया तो यह जब जाहिर हो गया कि आतंकवाद की पटकथा लिखी जाती है तो वो पाकिस्तान से लिखी जाती है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करा दें। एएस बहल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। ओमकार नाथ जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे समाजवादी पार्टी से और संजीव सिंह बीजेपी से जुड़ेंगे। के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम पूरी दुनिया जानती है और जब भारत के खिलाफ बात आती है तो ये प्रेम और दुगना हो जाता है। कई बार सबूत दिए, पाकिस्तान ने नहीं माना। एक बार फिर से आज एक सबूत और सामने है। पाकिस्तान की संलिप्तता आतंकवाद में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, कश्मीर में पाकिस्तान की रुचि, ये तमाम मसले ऐसे हैं जिनके ढेरों प्रमाण दिए जा चुके। आज से नहीं, इंदिरा जी थी वो भी प्रमाण देती थी, उसके बाद की सरकारें देती रही और अब आज की सरकार भी दे रही है। लेकिन मूल प्रश्न को समझना पड़ेगा जी, आप प्रमाण कहां दे रहे हो? मान लीजिए आपने दुनिया के 10 बड़े मुल्कों को समझा भी लिया कि पाकिस्तान आतंकवादी है, लेकिन आज के दौर में क्या कोई मुल्क आपके दुख सुख के हिसाब से पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता तय करेगा? उत्तर है नहीं, कतई नहीं। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है वो महत्वपूर्ण है किस दुनिया के बाकी राष्ट्रों के लिए। अमेरिका को यह देखना है कि क्या पाकिस्तान की जमीन पर उसकी मजबूती चाइना पर नियंत्रण रखने में मददगार है, और अगर है तो स्वाभाविक है आप कोई भी ये सबूत देते रहिए, अमेरिका हां हां करता रहेगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि अमेरिका आएगा पाकिस्तान को डांटेगा तो ये संभव नहीं। पहली बात भारत को यह तय करनी होगी, ये सबूत बांटो अभियान से कुछ नहीं होगा। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपना उत्तर खुद देना होगा। एक दूसरी बात, दुनिया में ऐसी नजीरें हैं। अभी इस बहस से पहले मैं बहल साहब से चर्चा कर रहा था, दुनिया के एक छोटे से मुल्क ने एक उदाहरण रखा है। कश्मीर में आज जितने भी लोग एनआरकी के पक्ष में उतरते हैं, आज जिन लोगों ने ईद के दिन भी पत्थरबाजी की, इतने मुबारक दिन भी, वो लोग इस्लाम से वास्ता नहीं रखते, ये तो तय हो गया। जो मस्जिद के बाहर एक पुलिस अधिकारी को पीट पीट के मार डालते हैं, वो इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। ऐसे 1000-2000 आदमी, अगर हम उनको स्थायी तौर पर उनका बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, मैं बंदोबस्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें सब कुछ शामिल है और दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं बंदोबस्त के। 1000-2000 आदमी का बंदोबस्त नहीं हो सकता क्या? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग कश्मीर में दहशतगर्दी का पॉलिटिकल शेल्टर हैं, यानी दहशतगर्दों को राजनीतिक संरक्षण जो 10-5 चेहरे देते हैं, उनको भारत की सरकार की सुरक्षा क्यों प्राप्त है? मैं बात कर रहा हूं मीरवाइज की, मैं बात कर रहा हूं गिलानी की। यह बड़ा सवाल है, इसमें तो हमको अमेरिका से नहीं पूछना। इनकी सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ करिए और उतार दीजिए सड़क पर, जाओ भाई, अल्लाह मालिक, इनको खुदा हाफिज करो, बच जाए इनका मुकद्दर, नहीं बचे इनका मुकद्दर। जब ये हिंदुस्तान को मानते नहीं, हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते, हिंदुस्तान की हुकूमत को नहीं मानते, तो हमारे टैक्स का पैसे से इनकी सिक्योरिटी में 5 जिप्सी क्यों चले? ये कुछ बुनियादी सवाल है जिन पर मैं आज चाहूंगा आज चर्चा हो। ये रोना बहुत हो गया कि हमने इस मीटिंग में दस्तावेज दिए, उस मीटिंग में दस्तावेज दिए। इन दस्तावेजों को जिनको डोजियर कहा जाता है, बहल साहब जानते हैं बेहतर, उन डोजियर्स से क्या फायदा जब उन डोजियर्स पर दूसरा जिसके लिए हम दे रहे हैं वो उन पर रख के समोसा खा ले रहा है। हमारे किसी भी डोजियर पर आज तक पाकिस्तान ने कोई सकारात्मक उत्तर तो दिया ही नहीं। अब भारत को तय करना होगा कि कश्मीर में स्थायी शांति के लिए उसको क्या निर्णायक कदम उठाने
की स्थिति में खुद को पाता है? अगर पाता है तो ये सबसे उपयुक्त समय है। बहल साहब जी, आप भारत की वायुसेना में रहे, सेवा की आपने देश की। आज जो कश्मीर की स्थिति है उसमें 1500 लोग दिखाई देते हैं जो पूरे कश्मीर को अस्त व्यस्त किए हैं। कभी सेना पर हमला करते हैं, कभी अर्धसैनिक बलों पर हमला करते हैं, कभी आम आदमी को मार डालते हैं। लगता है पूरे देश की ताकत को बंधक बना के रखना चाहते हैं 1500 लोग। क्या इन 1500 से हम निपट नहीं सकते स्थायी रूप से? अमिताभ जी, मैं पहले तो बिल्कुल आपकी बातों से अग्री कर रहा हूं कि हमारे देश की सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी और की नहीं। हम क्यों भागते हैं अमेरिका के पास जब हमारे पंजाब में एयरबेस पे अटैक होता है और वो डोजियस पाकिस्तान को देते हैं और वो हमें एश्योर करता है कि इस पे एक्शन होगा? हम क्यों भागते हैं? ये जरूर है कि 3A पाकिस्तान को रूल करते हैं, अल्लाह पर अल्लाह कभी नहीं कहता कभी इनोसेंट्स के ऊपर आप हाथ उठाएं, और दूसरा अमेरिका, और तीसरा उनकी आर्मी। मैंने एंड में आर्मी का नाम लिया है लेकिन उनकी आर्मी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां रखती है, आर्मी और उसकी ISI। दूसरी चीज है, अमेरिका ने अपना रोल प्ले कर दिया था। अमेरिका की प्रेशर की वजह से ही आज जो उनके लश्कर तैयबा के जो सरगना है वो हाउस अरेस्ट के अंदर है, और उनका हाउस अरेस्ट हफीज सईद का 30 मई से 3 महीने 90 दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया। लेकिन हाउस अरेस्ट का यह मतलब नहीं है कि कोई उनको मिल नहीं सकता या वहां से वो एक्टिविटीज कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके अपने रिश्तेदार डायरेक्ट लिंक बना रहे हैं आतंकियों से जो श्रीनगर के अंदर उस टाइम एनकाउंटर के अंदर है, और उन्हें हर घंटे की खबर मिल रही है। तो ऐसे कैसे हो रहा है अगर ये लिंक नहीं है तो? और इसमें एक गवर्नमेंट कहे कि हमें पता ही नहीं कि हमारे देश में जामुदावा के 500 से 600 सपोर्टर कोई वो एनकरेज कर रहा है और कह रहा है दुआ मांगो, और साथ में एक घंटे के बाद में अपडेट मिल रहा है कि वहां एनकाउंटर में क्या हो रहा है। तो ये हमारे अपना ही आंख बंद करना है कि हमारे को पाकिस्तान मदद करेगा या अमेरिका मदद करेगा। हम अपनी मदद खुद करने में सक्षम हैं। हमारी आर्मी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, एयरफोर्स 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, नेवी 7th लार्जेस्ट नेवी, और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास एसेट्स हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो, अभी तो हम एक ड्रोन के लिए प्रीडेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सर्चर, हेरॉन, कितने ही ड्रोन्स हैं। और यहां तक मुझे खबर मिली है कि वहां पे भी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे स्कूल के अंदर जब इन आतंकियों को ढेर किया गया था। क्या 250 से 300 आतंकवादी, क्या 1000 से 1500 लोग जो हमारे देश के साथ नहीं रहना चाहते, क्या वो कश्मीर में हमारा कंट्रोल नहीं रहने देंगे, हमारी देश की अखंडता को तोड़ देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें आज जरूरत है एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की। अपने आप से नहीं बिखरना चाहिए, अपने आप को नहीं बताना चाहिए, हमें पहले देश को सोचना है। और सबसे बड़ी बात है जो अमिताभ जी ने कही थी, जो वहां पे 4-5 लीडर हैं, जैसे उन्होंने गिलानी का नाम लिया, और जैसे मैं उनको जी भी नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं कि उनको जी बोला जाए, या जैसे उन्होंने मीरवैज उमर फारूक का नाम लिया। क्या ये लोग मॉस्क के अंदर रह के क्या लोगों को एनकरेज नहीं कर रहे कि वो पत्थर फेंके, वो मोलोटोव कॉकटेल्स यानी कि पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके सिक्योरिटी फोर्सेस पे? जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन ले रहे हैं लश्कर तैयबा का, आपको वो इंसिडेंट याद होगा जुनैद मट्टू का, आज से कोई 10-15 दिन पहले, जब उसे मारा गया और उसके साथ बाद हमने 3 आतंकियों को मारा लश्कर तैयबा के, तो वहां पे पत्थर मारे गए थे हमारे, और उस टाइम जो गोली चली उस पे CRPF के ऊपर नाम बदनाम हुआ, जबकि उनका रोल नहीं था और उसमें आतंकियों ने ही गोली चलाई थी और 2 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। पत्थर मारने के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है। 4000 से 7000 रुपए उनको महीने के दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल क्लियरली जानता हूं कि जिस दिन हमारी पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ के देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी, और जब वो आर्मी को उतनी फ्रीडम देगी कि वो अब आप एक्शन लो, तो हम ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बहन साहब, आपने अच्छी बात कही। ओंकार जी, मुट्ठी भर लोग, गिनती में बहुत कम हैं, जो वो लोग हिंदुस्तान की सारी सामरिक शक्ति को कश्मीर में चुनौती देते हैं, और एक घटना का दुख हम भूल नहीं पाते, दूसरी घटना घट जाती है, दूसरी से उबर पाए तीसरी घट जाती है। आर्मी का पैरामिलिट्री मूवमेंट मुश्किल, जहां जाए वहां पत्थर खाएं, पलट के गोली चला दे तो हाय तौबा दिल्ली तक। क्या किया जाए? क्या इन 500-700 लोगों के सामने समर्पण की मुद्रा में रहे ये महान देश, या इन 500-700 लोगों को स्थायी तौर पर बंदोबस्त किया जाए?
अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपके इस चैनल पर हम अपने प्रदेश के और देश के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। आपकी बातों से और बहल साहब की बातों से मैं अपने को संबद्ध करते हुए आगे ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने एकदम तहलका मचा रखा है, इनके बंदोबस्त को बड़े आराम से बहुत कायदे से किया जा सकता है अगर सरकार चाहे, और सरकार को इसमें अपनी इच्छा शक्ति का इजहार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सरकार इच्छा शक्ति नहीं अपनी लगाती है और देश के बारे में नहीं सोचती है, अपनी पार्टी के बारे में अगर सोचती है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान के लिए कई चीजें हैं। एक तो जैसा आपने भी कहा कि हम उनको सुरक्षा क्यों देते हैं, सुरक्षा में हम सरकार की बात से भी मान सकते हैं कि उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि ये नजरबंद है, एक तरह से अगर सुरक्षा दी गई है तो एक तरह से नजरबंद है, इनकी एक्टिविटीज पता चलती हैं, कहीं जाना भी चाहें तो हम इनको वहीं जाने दिया जाता है जहां सरकार की परमिशन होती है। तो मैं उसको एक तरह से मानता हूं कि इनको नजरबंदी में रखा हुआ है, भले ये सुरक्षित हो। दूसरे इनको छोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है, अभी तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तब हो सकता है कहीं पीछे से कुछ वार और करें, तो वो सरकार का विषय है, मैं उसको छोड़ता हूं। लेकिन कम से कम इन सब चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो ये पत्थरबाज लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, कहीं न कहीं हमारे पार्ट पर कोई कमी है जिसकी वजह से ये बढ़ रही है। हम उनको मुख्यधारा में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, चाहे पिछली सरकारें रही हो चाहे आज की सरकार हो। इसमें हम थोड़ा दलगत से ऊपर उठ के बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्थिति कश्मीर की अब विषम होती जा रही है। अगर ये स्थिति रही तो आगे परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं, भयावह हो सकते हैं। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले उनकी भी कुछ बातें हों। अब जैसे उनका एक प्रश्न था, बड़ा जायज हमको लगा, कि 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान जाट आंदोलन में हुआ। गुजरात में पटेल का आंदोलन चला, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने उन पर गोली नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाया। तो कश्मीर के बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाया गया? उनको विश्वास दिलाना होगा, अपने साथ लेना होगा, और उसके बाद बाकी जो बचे उनका बंदोबस्त बहुत कड़ाई से करना होगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। अमिताभ जी, ओंकार जी की बात ठीक है, लेकिन उनकी एक बात से मैं आंशिक तौर पर असहमत हूं ओंकार भाई की। जी, कोई आंदोलन देश के किसी हिस्से में होता है, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वहां के मंत्री के खिलाफ, विभाग के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ, या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। मुझे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन मंजूर, सारे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आंदोलन मंजूर, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा के खिलाफ आंदोलन मंजूर, मैं देश के साथ हूं। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के खिलाफ आंदोलन भी मंजूर नहीं। हर आंदोलन में आप पहले पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके आओगे और हिंदुस्तान का झंडा जलाओगे। ऐसे ही आजादी गंगा में सिराओ। जो लोग भी ये दिव्य स्वप्न देखते हैं कि ये भी आजादी का एक रास्ता है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये रास्ता झेलते झेलते हमें 3 दशक बीत गए, कश्मीर में खून ही खून है। मैंने इस इंसर्जेंसी के 3 दशकों में 7-8 10 बार कश्मीर जाके देखा है, रह के देखा है। नहीं, आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा तो आपका बंदोबस्त ही होना चाहिए। आपको महबूबा मुफ्ती से शिकायत हो तो स्वागत है, आइए। आपको नरेंद्र मोदी से शिकायत हो, स्वागत है। आपको राहुल गांधी से शिकायत हो, आइए। आप हिंदुस्तान की सेना को मारने की कोशिश करें, हिंदुस्तान के झंडे को जलाने की कोशिश करें, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये करें। भाजपा का विरोध मंजूर है, भारत का विरोध मंजूर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के जबड़े में हाथ डालकर उनकी जुबान बाहर खींचने का वक्त है।
चंद्रभूषण जी, ये सारी बातें उन लोगों पर लागू हैं कि भाई बात हो, संवाद हो, लोकतंत्र हो, मानवाधिकार हो, जो कम से कम भारत को तो भारत मान रहे हैं, अपनी मां माने, जो घर से निकले और सबसे पहले यही बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ ये शिष्टाचार क्यों लागू हो? आदरणीय अमिताभ जी, मैं बड़ा ईमानदारी से सबसे पहले तो आज की डिबेट पे मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष बाद में रखूंगा। पहले एक भारतीय होने के नाते मैं इसमें जरूर कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से जो बात पहले कहा करते थे, मुझे लगता है अगर वो उसी शब्दों पे आज कायम रहे तो ये बेहतर है। देखिए भ्रम की स्थिति कहां है, या तो आप ये मान लो कि वो गद्दार हैं, वो गलत हैं, जो अलगाववादी हैं, वो निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं, उसके बाद आप मत सोचिए ना। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आज ईद का दिन है, मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, मैं तहे दिल से उन्हें बधाई देता हूं, परंतु ये कहना चाहूंगा कि चंद लोग ऐसे हैं जो जिंदगी से बड़ा आखिरत को बना के रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इस धरती से बड़ा स्वर्ग को व्याख्या करते हैं। जब तक कि हम जिंदगी से बड़ी आखिरत यानी मौत, इस दुनिया से बड़ा स्वर्ग की दुनिया को और हमारे किसी भी मान्यता से ऊपर, इंसानियत से ऊपर, बहुत ऊपर अल्लाह को रखेंगे तो यह समस्या खड़ी होगी। समस्या की जड़ क्या है? मैं वहां पे फेसबुक पे अक्सर मैं ट्वीट करता रहता हूं, उनसे संवाद में रहता हूं, गालियां भी कुछ खाता रहता हूं कश्मीरी भाइयों से और पाकिस्तानियों से। मैं आपको बड़ा ईमानदारी की बात बताऊं, उन लोगों को यह फील होता है कि हमारी जिंदगी मौत के बाद चालू होगी। जब कोई व्यक्ति मरने के लिए व्याकुल है तो उसे समझाने का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समझने की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दो विकल्प निकालिए, आप चूज कर लीजिए उन लोगों को जो आपको लगता हो जैसे अलगाववादी हैं, जो हैं। यदि इतना दंगा हो ही रहा है तो या तो आप सीधे सीधे उनको दुश्मन मान करके वार की घोषणा करके पहले आप पाकिस्तान से मत लड़िए, पहले वहीं पे सब कैमरा बैन करके इस तरह के लोगों को एक बार निपट लीजिए। और या तो अगर आपको लगता है कि नहीं निपटा जा सकता है तो उनको बुला लीजिए दिल्ली में, टेबल टॉक पढ़ने पे बंद कर दीजिए अपनी शर्तें कि अलगाववादियों से बात नहीं होती, क्योंकि अलगाववादी भी हिंदुस्तानी हैं, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर या तो आप उनसे बात करिए और या तो आप कानून के और संविधान और मर्यादा और मानवाधिकार के ये नाटक बंद करिए। सीधे सीधे उनके ऊपर जिस तरीके से अलगाववादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हम लोगों ने इससे पहले देखी है, उस चंद्रभूषण जी ठीक है, और आपकी बात भी मुझे अच्छी लगी, खरी बात, ये जो बात अच्छी बात है। मैं संजीव सिंह के पास जाऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है चंद्रभूषण जी, संजीव सिंह जी, भारत की सीमा के बाहर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है इतनी जितनी जरूरत है कश्मीर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की। जो बात आपके आने से पहले मैं कह रहा था उसी की एक पंक्ति रिपीट कर दूं। जो लोग भारत को नहीं मानते, स्वीकार करते, वो अगर बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन भी हैं तो भी उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो दुश्मन के साथ होता है। क्या ये लक्ष्मण रेखा हम नहीं खींच सकते? दुनिया का तमाशा हो रहा है कश्मीर के नाम पर, कहीं इधर भागे, कहीं उधर भागे, कहीं 2.5 फुट आगे, कहीं 2.5 फुट पीछे। एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकती? आप भाजपा के विरोधी हैं तो भी भारतीय हैं, लेकिन आप भारत के विरोधी हैं तो भारतीय नहीं हो सकते। ये लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींचती है नीचे ग्राउंड लेवल तक? संजीव सिंह। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपको एक जवाब में एक बात बताऊं। आज ही की रिपोर्ट है, मीडिया में आप रिपोर्ट अगर देखेंगे, आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट के ऊपर जा रही है। जिलेवार आतंकवादियों की सूची तैयार कर ली गई है। 258 ऐसे आतंकवादी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 130 बाहरी है, 128 लोकल हैं। इनके ऑल आउट का मतलब यह है कि इनको पूरी तौर से न्यूट्रलाइज करना है। पिछले 2 हफ्तों में 2 दर्जन से अधिक को न्यूट्रलाइज किया गया है। मैं इसमें 3 फ्रंट पे काम हमारी सरकार कर रही है। अगर आप देखेंगे, पहले जो सीमा पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे या कभी कभी आर्मी के जवान भी तैनात किए जाते थे, इनका हाथ बांध दिया गया था
कि पाकिस्तान से अगर कुछ हो रहा है तो इनको फ्रीडम नहीं थी, इनको पूछना पड़ता था, तब रिस्पॉन्ड करते थे। हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक जब किया था उसके बाद से बिल्कुल क्लियर नीति है कि अगर वहां से एक गोली चले आप यहां से आर्टिलरी फायर करिए, अगर वहां से आर्टिलरी आती है आप यहां पे हैवी आर्टिलरी फायर करिए। तो यहां पे आज पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर सीमा पर हमारे जवान पूरी फ्रीडम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और ये आर्मी के मित्रों से मैंने पूछा है, उनका खुद का ये बात कहना है। दूसरी चीज, इसका प्रभाव पड़ा है। अगर आप देखेंगे, तुलनात्मक एक अध्ययन करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन 50% से अधिक डाउन हुआ है। एक तो हो गया ये पक्ष। दूसरी बात, जो ये आतंकवादी है इनके खिलाफ ऑल आउट पूरा पाकिस्तान पे बॉर्डर पे किसी प्रकार की कोई लिवरेज नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से, सही मायनों से, पूरे तरीके से। तीसरा पक्ष जो आता है, डिप्लोमेटिकली अगर आप देखेंगे, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने का काफी अच्छा काम कर लिया है। दो फ्रंट पे आप देखिए, इधर ईरान के साथ भी वही दिक्कत आ रही है, अफगानिस्तान के साथ भी वही दिक्कत आ रही है। ये दोनों देश भारत के सुर में सुर मिलाकर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से, चाहे ईरान के खिलाफ जो सुन्नी आतंकवादी है वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और अफगानिस्तान का आप लगातार देख रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को अपने नेबरहुड में ही हम आइसोलेट करने में सफल हुए हैं। एक पक्ष ये आ रहा है। दूसरा, इसके अलावा क्योंकि एक काम हमको और करना पड़ेगा, और बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ इधर काम कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपने पीछे देखा रहा होगा, एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने स्कूलों को जलाना शुरू कर दिया ताकि स्कूल्स बंद हो जाएं, और पैरेलली मदरसा खोल रहे हैं। जिस तरह चंद्रशेखर जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, उस मुहिम पे अब जा रहे हैं ये लोग, तो उसको भी हम जड़ से तोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां तक रही बात देखिए अलगाववादियों की, आतंकवादी और अलगाववादियों के साथ भी सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है कि इनको दी जाने वाली सुविधाएं, इनको जो पालने पोषने का काम किया जा रहा था, इसके ऊपर हमने कड़ी नजर ली है और इसमें एक रिडक्शन किया है। आने वाले समय में आपको और भी आगे चीजें दिखाई पड़ेंगी। और एक साथ में हमने एक काम और किया अमिताभ जी, अभी आप पीछे देखेंगे, 5000 IRB बटालियन के लिए हमने वैकेंसीज निकाली थी रिक्रूटमेंट के लिए। 1.5 लाख करीब लोगों ने, कश्मीरी युवाओं ने अप्लाई किया है, जिसमें 6000 महिलाएं भी थी। यानी वो भी चाहते हैं कि रोजगार हमको मिले, वो जुड़ने को तैयार है। और मूल रूप से अगर आप देखिएगा, ये 4 या 5 जिले हैं साउथ कश्मीर के जहां पर ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। बाकी अगर आप कारगिल रीजन में चले जाइए, लेह में चले जाइए, आप जम्मू में चले जाइए, यहां समस्या नहीं है। गुर्जर और बकरवाल भी मुस्लिम है, लेकिन वो भारत के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो एक कंप्रेहेंसिव नीति के तहत पहली बार भारत सरकार काम कर रही है। मैं हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता कि कैसे 1948 में किस प्रकार से काम किया गया, और मनी बहन की डायरी में सरदार पटेल की जो बेटी थी उसमें तमाम प्रकार के जिक्र आए हैं कि कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। क्या हुआ छोड़िए, हम वर्तमान 71 में क्या हुआ वो भी छोड़िए, काम कर रहे हैं उसके कुछ कदमों के ऊपर। संजय भाई, ठीक है जी, ठीक है संजय भाई, एक ब्रेक लेना है। हम ना 48 की गलती को आज डिस्कस करना चाहते हैं, ना 71 के शौर्य को। अतीत में से सबक लेना चाहिए, थोड़ा गर्व लेना चाहिए, अतीत की माला नहीं जपनी चाहिए। मेरा सवाल जो पूरी बहस का केंद्र बिंदु है वो ये कि क्या 500-700 लोगों को पाकिस्तान हमला बवाल कर रहा है, ये नारा लगाने से कुछ मिलेगा क्या? क्या 30 साल में कुछ मिला जो अब मिल जाएगा? सवाल ये है, नवाज शरीफ तो आते नहीं बंदूक लेके कश्मीर में। ये वो यहां के लोग कौन हैं जो उनके औजार इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? हमारी जमीन पर उनके इंस्ट्रूमेंट बनके जो भी रहे, पहले उसको स्थायी तौर पर न्यूट्रल करिए। कैसे करिए, ये सरकार का हेडक है, लेकिन ये करके बताइए कि पूरे कश्मीर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट बन के काम करे। फिर पाकिस्तान से निपटने जाइए सीमा पार। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मसले पर बात करेंगे और बहल साहब से पूछेंगे कि कैसे हो सकता है ये। दुश्मनों से तो निपट लिया जाएगा, पाकिस्तान से भी निपट लेंगे हम, लेकिन जो देश के अंदर पनप रहे हैं दुश्मन, उनका क्या होगा, उनसे कैसे निपटेंगे हम? ये रणनीति न पहले बनी और आज भी बनती दिख रही है क्या? इसी को लेकर हो रही है बात। सीधे चल रहे हैं के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी, बहल साहब, आपने भारतीय सेना की सेवा की, भारत की सेवा की। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, इसका विदेश नीति कूटनीति से कोई अभी ताल्लुक नहीं। मैं तो स्वदेश नीति की बात करता हूं।
भारत के हिस्से की जो जमीन है उस पे जो लोग पाकिस्तान का हस्तक यानी इंस्ट्रूमेंट बन के घूम रहे हैं, उनकी एक बार एक मुश्त व्यवस्था कैसे हो सकती है ये बताइए, और क्यों नहीं हुई अभी तक? ताकि नजीर बन जाती, एक गांव में एक नजीर बन जाए तो पूरा गांव सुधर जाता है। अमिताभ जी, आपका रेफरेंस बिल्कुल समझ गया हूं मैं। आप कश्मीर की ही बात अलग वे से कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीजों की बहुत सख्त जरूरत है जो पहले भी हम कह चुके हैं। पहली चीज है पॉलिटिकल। जो भी देशद्रोह के बारे में बात करता है, देशद्रोह को सपोर्ट करता है या देश की अखंडता पे क्वेश्चन उठाता है, उसे देशद्रोही ही समझा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय किसी के मन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर कल मीरवैज उमर फारूक या सैयद गिलानी, आप देखिएगा सैयद गिलानी का अपना ग्रैंडसन स्पाइस जेट में कैबिन क्रू था और अब दुबई के अंदर बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। इनके बच्चे क्यों नहीं पत्थर मार रहे? इनके बच्चों के हाथ में बंदूकें क्यों नहीं है? जब तक ये लोग जो अलगावादी नेता हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, इनके अगेंस्ट देशद्रोह का मामला क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे पहले यह है कि उनको अरेस्ट करो जो भड़काऊ भाषण देते हैं, रिलीजन को डिवाइड करते हैं या जो देश को डिवाइड करते हैं रिलीजन के नाम पे, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और दूसरी बात है जो पत्थर मारते हैं, यह मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि वो हमारे ही लोग हैं, उनके ऊपर हम वो एक्शन नहीं ले सकते जो मिलिट्री नॉर्मली एक दुश्मन के साथ लेती है। लेकिन अगर किसी ने रास्ता भूला है तो उसे रास्ते पे लाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है अगर हम इस देश को रन कर रहे हैं। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चाहे उन्हें हमें अरेस्ट करना पड़े, उन्हें करेक्शन होम में भेजना पड़े या चाहे उन्हें कुछ समय के लिए उस जगह से हटाना पड़े, तो हमें यह सख्त कदम लेने की जरूरत है आज, और लेना चाहिए हमें। और तीसरी बात है जो आर्मी का एक्शन है, वो यूनिफाइड विद पुलिस फोर्स टू स्पेस रेशो इंक्रीज करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन ऑल आउट में जो बात की गई थी वो बहुत सही है। ऑपरेशन ऑल आउट में फोर्स टू स्पेस रेशो इंक्रीज करके पुलिस के साथ इंटेलिजेंस इनपुट लेते हुए एक यूनिफाइड कमांड के अंदर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और 250 से 300 आतंकी कोई ज्यादा नंबर नहीं है। 3 से 4 हजार जब होते थे तब भी ये आर्मी ने पूरी देश को कश्मीर वापस लाके दिया था, आज भी लेके आ सकता है। ओंकारनाथ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका और फ्रांस और जापान और ब्रिटेन में क्या हो, झंडा गाड़े जाएंगे, वो अलहदा सवाल है। मेरा सवाल तो ये है कि महबूबा मुफ्ती वहां दुरुस्त काम क्यों नहीं कर पा रही, एक। और दूसरा सवाल ये कि वहां सेना को उस सीमा तक स्वतंत्रता हासिल होने में कोई बाधा क्यों खड़ी हो, चाहे वो सरकार की ओर से हो, चाहे विपक्ष की ओर से हो, चाहे दिल्ली में हो। दिल्ली में भी जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो कई बार सेना के लिए मुश्किल पैदा होती है उस बहस में, वो भी हमने देखा है। क्या एक बार ऐसा समय हम तय नहीं कर सकते कि भाई 3 महीने आर्मी को दो और शांत भाव से देखो? आर्मी की निष्ठा पर तो कुछ शक है नहीं। पहले हम अपना आंगन तो दुरुस्त कर ले, उसके बाद बाउंड्री के बाहर निपट लेंगे। ओंकार जी, बिल्कुल सही बात है, एकदम आप सही कह रहे हैं। और सेना को कितनी पावर देनी है, क्या करना है, ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है। सरकार क्यों नहीं दे रही है? हालांकि बता रहे संजीव जी कि सरकार ने उनको पूरी छूट दे दी है, और जब से छूट दी है, कब से, जब से क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उस समय से उन्होंने पूरी छूट दे रखी है, लेकिन घटनाएं तो नहीं रुक रही हैं। तो कहीं न कहीं उनकी बंदिश जरूर है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, ये कोई बहुत असंभव काम नहीं है। पंजाब में आतंकवाद कैसे खत्म हो गया? अगर हम इच्छा शक्ति कर लें तो हर हालत में करेंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री इस समय है, इनके परिवार का इतिहास रहा है कि जब जब ये सत्ता में रहे हैं तब तक कश्मीर की समस्या ज्यादा ही बढ़ी है। जब मुफ्ती मोहम्मद साहब होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे, तब भी जो वाकया हुआ आप सब लोग को मालूम है। उनकी लड़की का अपहरण हुआ और उसके बदले में क्या हमको देना पड़ा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। और उसका मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब सरकार बदलती है
तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उसमें सरकार को पिछली सरकारों से बातचीत करके और तब आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है एक दूसरे में विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, और वो सरकार को करना होगा। अगर विश्वास मिटाना भी है, बढ़ाना है, तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि विपक्ष को बुलाए और करे। जैसे कि आपको याद होगा यूएन काउंसिल में एक बार नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को लीडर बना के भेजा था, और वहां पे पाकिस्तान का मुद्दा था, और पाकिस्तान को हमने वहां पर नीचा दिखाया था। तो इंटरनेशनल इश्यूज पे आपसी मतभेद बुला के जो भी इसमें एक्सपर्ट हो उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, और उस पर कोई न कोई फैसला करना चाहिए। आप देखिए 89 में स्थित बिगड़ी कश्मीर की, उसके बाद 98 में स्थित बिगड़ी कश्मीर की, और आज बिगड़ी है। इन तीनों टाइम में जब सरकारें बदली हैं तब ये व्यवस्था आई है, और उसका मुझे लगता है तालमेल का अभाव है, और कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही है मुझको। और सेना को निश्चित रूप से ताकत देनी चाहिए, और 3 महीने क्या 4 महीने 5 महीने जितना भी मांगे उसमें देके इस समस्या का अंत होना चाहिए, क्योंकि अब ये समस्या गड़बड़ हो रही है। पांडे जी, मैं तो गांव का आदमी, बड़ी बड़ी बात समझता ही नहीं, मैं तो जीवन से प्रैक्टिकल अनुभव सीखता हूं, उतना ही जानता हूं। गांव में जब डकैत को खाना देने वाले और रात में बखरी में डकैत को सुला लेने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो उनका क्या किया जाता है? ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। डकैत तो बाद में मिलेगा, पहले उनको जो खाना दे रहे हैं, पूरी और आलू की सब्जी और आम का अचार, उनको टांगना जरूरी है ना पांडे जी? यही नियम कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो सकता भाई? आदरणीय अमिताभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय अमिताभ जी आप। और मैं इस कश्मीर समस्या के ऊपर अपना 3 राय देना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये तीनों सलाह मान ले, बिल्कुल वहां पे क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बिल्कुल चेंज प्रैक्टिकली जमीन पे दिखाई देना चालू हो जाएगा। क्योंकि हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पिछले 2 सालों में कारगिल वार का दूना और 71 की वार के लगभग बराबर उतनी हम सेना गंवा चुके हैं। इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी सलाह है। सबसे पहले प्राइमरी कदम जो देश हित में उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार में से बीजेपी अपने आप को क्विट करे, और निश्चित रूप से बिल्कुल वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके या जैसे भी करके, यदि वो सरकार बनाने देना चाहते हैं तो सरकार बने जिसमें बीजेपी ना रहे। जैसे ही ये वो कदम उठाएंगे तो सबसे पहले वहां का जो एक आम जनमानस है जो चिढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसकी थोड़ी सी जो भरोसा है उसमें बढ़ोतरी होगी। कश्मीर घाटी के लोगों को यह लगेगा ये एब्सोल्यूट हमारी सरकार है। ठीक, एक बेहद जरूरी कदम यह है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सौदा क्यों करना चाह रही है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको जम्मू कश्मीर एक सरकार महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज उसके बाद में जो जरूरी है वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा तीसरा सुझाव दीजिए फटाफट। पांडे जी, इस्लाम हमारे धर्म का हम एक पार्ट है जी। मैं शॉर्टकट में कर दूं कि सबसे पहले जो उनमें एक कुर्बानी का और एक जो गलत व्याख्या हो रही है, जो एक मौत को एक जश्न के रूप में बदलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में भेज के जैसा पहले होती थी वापस बुलाए जाते थे, ऐसा नहीं हो रही है। वो कश्मीर के मदरसों के अंदर वो ट्रेनिंग हो जा रही है जिसमें कि वो मौत को एक जश्न के रूप में ले रहे। वो ट्रेनिंग कहां हो रही है निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है, और इस तरह की ट्रेनिंग पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल हम चाहें तो वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग लग करके बाहर में सुनाने की प्रतिबंध वहां लगा दे कि जो अंदर बोला जा रहा है वो दुनिया में सुनाई देगा, और उन लोगों को जेल भेजा जाए। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया से लेकर के सारा चीज पे बैन लगा करके, और जिस तरीके से जो ये एक्टिविस्ट नए नए आए हुए हैं जो ये हमारे देश के लिए दुश्मन है, उनके खिलाफ मानवाधिकारों का तवज्जो ना देते हुए उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। यदि हम ये 3 फार्मूला लेके नहीं चलेंगे, विश्वास करिए ये जो माहौल है ऐसे चलता रहेगा, हम उनको मारते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, क्योंकि धार्मिक चंद्रभूषण अच्छे सुझाव है, अच्छे सुझाव जी, अच्छे सुझाव। संजीव सिंह जी, बिल्कुल ठीक है चंद्रभूषण जी। संजीव सिंह, मैं फिर गांव देहात की बात करूंगा।
गांव देहात की बात ये कि 500-700 जो भी लोग इंस्ट्रूमेंट हैं वहां, ये वो लोग आइडेंटिफाइड हैं। जिस बात को चंद्रभूषण कह रहे थे, 2 बार उन्होंने उस बात को रेखांकित किया, अच्छी बात है कि वहां लोगों ने मौत को पुण्य मान लिया कि जी हमको तो जन्नत में जाना है। क्या ये जिम्मेदारी हमारी यानी हमारी सेना की और केंद्र की नहीं है कि जो हमारे ही लोग जन्नत में जाने को बेकरार हैं उनको जन्नत में जाने का रास्ता दिया जाए, वो भी मुक्त हो, कश्मीर भी मुक्त हो, देश भी खुली हवा में सांस ले। अगर 1500 लोग जन्नत में जाने को बेकरार हैं तो इस रास्ते को क्यों नहीं खोला जा रहा है? फिर संजीव सिंह, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन 3 दशक के बाद भी अगर ये बात नहीं करेंगे अमिताभ तो जलेबी बनाते रहेंगे पूरी उम्र। संजीव जी, अमिताभ जी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं इसमें 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, और यहां पे मैं अपने आप को 1 मिनट के लिए मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहा हूं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोल रहा हूं। देखिए, जो वहाबी आइडियोलॉजी है, इससे आज पूरा विश्व परेशान है। न सिर्फ बाकी के देश परेशान है, मुस्लिम देश भी परेशान है। आप अगर देख लीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट में आज समस्या खड़ी हो गई है। सारे फिरके एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में चल रहा है, सऊदी अरेबिया और कतर में अब शुरू हो गया, यूएई कतर के बीच में है, इजिप्ट की सऊदी अरेबिया से नहीं बनती, तुर्की की सऊदी अरेबिया से नहीं बनती और बनती भी है। तो ये बड़ा घमंजा यहां पे फैल गया है। तो एक तो ये पक्ष है, यहां पे बहुत अपने आप में जिसको कहते हैं एक चर्निंग हो रही है, इस्लाम के अंदर इंटरनल चर्निंग हो रही है। तो वो तो एक विषय है। जो ज्यादा खतरनाक विषय हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में आता है वो ये आता है, जो मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा था कि एक प्रयास पीछे ये चला कि स्कूलों के ऊपर हमले करके कि स्कूल बंद करा दिए जाए, आग लगा दी जाए और उनको मदरसों में प्रोलिफरेशन हो और मदरसों में डाइवर्ट किया जाए, जो पाकिस्तान ने किया था। प्लान बना करके अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी थी, वो चीज जो यहां हो रही है उसके खिलाफ भी सरकार आगे काम कर रही है। जब ऑपरेशन ऑल आउट नाम ही ऑल आउट है, तो जितने भी इसमें चीजें चिन्हित करी गई हैं, इन सबके ऊपर काम होगा। रही बात देखिए जन्नत वाली, ये जो जन्नत वाली आइडियोलॉजी है, इसको इंसेप्शन स्टेज पे ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना जो अपना बांध के ही आया है मरने के लिए, तो उसको आप नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए अनकन्वेंशनल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। और इसको मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूं, जो मेरा मानना है, जो जिस सोच के तहत वो आते हैं, उसमें यह है कि अगर आप मरेंगे इस काम में तो आपको जन्नत मिलेगी, किंतु उसमें कुछ प्री क्वालिफिकेशन है कि आपको दफनाया जाना चाहिए, उसमें नमाज़े जनाजा आपकी होनी चाहिए। अगर हम ये डर पैदा कर दें, और ये फिर मैं कह रहा हूं बहुत अनकन्वेंशनल थिंकिंग है, आप ये कर दीजिए कि हम इनको जलाएंगे, दफनाएंगे नहीं, क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, हम इनकी नमाज़े जनाजा नहीं होने देंगे। अगर इस प्रकार की चीज कर देंगे तो जो मूल आइडियोलॉजी है कि साहब आपको जन्नत मिलेगी मरने के बाद, वो जन्नत जाने का रास्ता आप कैंसिल कर देंगे, तो जो मोटिवेट करके भेजते हैं ये बंद हो जाएगा। दूसरा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी इसको प्रचारित कर रहे हैं कि जितने ये अलगाववादी बड़े बड़े नेता हैं, इनके जो खुद के अपने पुत्र पुत्रियां हैं, इनमें से कोई आदमी जन्नत जाने को तैयार नहीं है। ये खाली गरीब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जन्नत जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो दोगलापन है, इसको भी हम सामने लेकर के आ रहे हैं। एक बात और अमिताभ जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए आज स्थिति क्या हुई, कश्मीर में एक जेनोसाइड कर दिया गया। जो वहां पे माइनॉरिटी थे कश्मीरी पंडित, उनको वहां से एथनिक क्लींसिंग करके भगा दिया गया। आज हमारे साथ संकट क्या है, धारा 370, और इस पे आज पूरा परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है। धारा 370 कश्मीर को शेष भारत से बहुत सारी चीजों में अलग कर देती है। इसकी आवश्यकता क्यों? अगर अलगाववादी 370 हटाने की बात करता है, मैं बात समझता हूं, लेकिन चंद्रशेखर जी की पार्टी या ओंकार जी की पार्टी धारा 370 जो कि कश्मीर को भारत से अलग करती है, एक अलग दर्जा देती है, शेष भारत का व्यक्ति वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वहां इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां पे रोजगार उपलब्ध होगा। तो ये जो टेररिज्म और अलगाववाद है, इसको एड्रेस करने का दूसरा वाला एंगल भी काम आ पाएगा। आज क्यों इसकी बात की आवश्यकता नहीं कि लोग सोचें कि शेष भारत के लोग मिल करके 370 हटाने की दिशा में, और इसके तरीके उपलब्ध हैं, इसको हटाया जाए। जब आप हटाएंगे
तो नेचुरल एसिमिलेशन होगा, पॉपुलेशन ट्रांसफर हो पाएगी। तो जो ये अलगाववादियों की आज मेजॉरिटी है ये 4-5 जिलों में, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं गड़बड़ी फैलाने में, उसको रोकने पे आपको कदम मिलेगा। रोहिंग्या मुसलमानों को यूपीए सरकार बसा सकती है कश्मीर में, तो शेष भारत के लोग क्यों नहीं बच सकते? इसमें 370 बहुत बड़ा एक अपने आप में है, इसको हटाने की आवश्यकता है। और मैं आपके मंच के माध्यम से अपने दोनों मित्रों से इस बात पर अपील भी करूंगा कि हम लोग सब मिल करके इसको हटाने का काम करें, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी बाधा हो गई है। देखिए, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान वाला तो श्यामा जी के आंदोलन के कारण से उसको खत्म कराने में हमको मुक्ति मिली है। आज अगर ये सब लोग हमारा सहयोग करने को तैयार हो जाए तो ये जो अपने आप से कृत्रिम पार्टीशन कर दिया गया है, इसको खत्म करने की दिशा में हम काम कर पाएंगे। और शेष ऑल आउट चल रहा है, आगे आपको परिणाम दिखाई पड़ेंगे। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, समय कम है संजीव जी। ओमकार नाथ जी जल्दी से अपनी बात ओमकार जी रखिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी, समय कम है, बस आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, 370 के बाद जो संजीव जी ने कही, 3 वर्ष से इनकी सरकार है, अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया इसको? इनको शायद मालूम नहीं है। और अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आज इस समय जो आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कर रहा हूं, अब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूं। इनको बता दूं कि जिस दिन 370 अब हटाएंगे उस दिन जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट ही नहीं रह जाएगा। जबरदस्ती कब्जा भले कर ले वो अलग बात है, इसीलिए ये सरकार भी नहीं कर रही है। आप सरकार से पता कर लीजिएगा, वरना सरकार अब तक इसको स्टार्ट कर चुकी होती। लिहाजा और दूसरी चीज, जितने भी पहाड़ी एरिया है आप कहीं का भी बता के देख लीजिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वहां पर रुकावट है या नहीं है। अगर ना हो तो बताइए। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आज भी बहुत से होटल्स वहां पर हैं जो दिल्ली से लोग चला रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, माहौल बनाइए, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है सर। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। भाई मैं तो 2-3 संजीव भाई आप समझ नहीं, मैं तो 2-3 मोटी मोटी बातें कहूंगा। एक छोटा सा देश था, अब तो ताकतवर देश हो गया। संजीव भाई अब रहने दीजिए। उस वक्त गरीब देश था और छोटा तो आज भी है, इजराइल। भर के देश उसके खिलाफ गलवहियां डाल के आ गए, उस पर हमला कर दिया, फिजिकल असॉल्ट, अटैक। घिर गया छोटा सा देश, कोई तैयारी नहीं, कोई हथियार नहीं, सेना भी छोटी मोटी, चिंता में फंस गया। वहां 1/5 आबादी का हिस्सा था जिसने वहां सेना ने, इधर विपक्ष की दुश्मन की सेना ने हमला किया, इधर घरेलू लोगों ने भी उत्पात शुरू कर दिया हमलावरों के समर्थन में, जैसा कश्मीर में नारा लगता है। पाकिस्तान में किसी के संतान हो तो कश्मीर में लड्डू बांटने लगते लोग, और पाकिस्तान में किसी को जन्नत नसीब हो तो कश्मीर में रोने लगते हैं। वैसे माहौल पैदा कर दिया लोगों ने। मालूम है उस देश ने क्या किया? इतिहास है, जाके पढ़िए। उस देश ने 3 दिन के लिए सारी शक्ति बॉर्डर से हटाई और घर के अंदर जो बवाली थे उनको सेटल डाउन किया। उसके बाद युद्ध लड़ा और बहल साहब ने पढ़ा होगा 8 दिन में युद्ध जीत लिया। 8 दिन में। बहल साहब ठीक बात है ना? ये इस देश में, इस देश के सामने एक उदाहरण। दूसरी बात मैं कहता हूं, दुनिया जहान में लंबी थ्योरी में मत उलझिए। 370 का जो होगा वो भी छोड़ो, अभी जब होगा तब देखेंगे। आज मूल प्रश्न है कि जब भारत की सरकार, आपकी वहां पार्टनरशिप है महबूबा से, ठीक है, लेकिन महबूबा को भी ये तो सीधा संकेत संदेश होना चाहिए, भाजपा का नहीं। महबूबा से रिश्तेदारी भाजपा की हो सकती है, भारत का ओर से संदेश होना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चलना होगा अगर कश्मीर में हुकूमत करनी है। नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए और बाहर करिए सबको। ये मजाक है। ये महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी रहे या निर्मल वहां डिप्टी सीएम बने रहे, इसके लिए हम कश्मीर दांव पे लगा देंगे क्या? ये दसियों हजार की कुर्बानी और लाखों करोड़ रुपए की बर्बादी, ये महबूबा और निर्मल को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए है क्या? डिसॉल्व करिए सरकार और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन के अधीन लीजिए, सीधा निर्णायक काम हो। अगर ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर उनका इंटेंशन क्लियर नहीं है, वो आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट है, तो हटाइए इसे चीफ मिनिस्टर को। किसने कहा कि ऐसा चीफ मिनिस्टर झेलेंगे? हम नहीं झेलेंगे भाई। कोई खुदा है क्या सरकार? एक और अंतिम बात कहूंगा, पता नहीं कितनों को अवसर मिला, बहल साहब को तो नहीं मिला होगा, ओंकार भाई को, संजीव जी को, चंद्रभूषण को भी शायद ही मिला हो। मैंने बड़े गिलानी का एक वो सुना भाषण बंद हॉल में, मैं भी चला गया था अपनी पहचान छुपा के किसी के साथ। इतना गंदा भाषण मैंने अपनी पूरे 30 साल के पत्रकारिता में पढ़ा नहीं, सुनना तो छोड़ दो। और जब वो निकले तो दिल्ली पुलिस की 2 जिप्सी आगे 2 पीछे, उनको सल्यूट करते हुए। ये भाई साहब माफ करिए, ये इसी मुल्क में संभव है, इसी मुल्क में संभव है। जो लोग हिंदुस्तान पर थूक रहे हैं वो 4 दिन ज्यादा जी जाएंगे तो क्या भला कर जाएंगे देश का, समाज का, बताओ। हम उनकी हारी बीमारी का इलाज कराते क्यों घूमे ननकू और रज्जाक के टैक्स के पैसे से? और जिनको मोहब्बत है उन लोगों से, वो लोग अपना चंदा दें और वो अपनी सुरक्षा में 1000 आदमी रखें। जो देश के मानवाधिकार में चिंतित होने वाले लोग हैं वो अपनी खेत बेच के भेजे वहां पैसा, मीरवाइज की हिफाजत करें, गिलानी की हिफाजत करें, पत्थरबाजों के लिए रसगुल्ले लाए। लेकिन ये भारत के पैसे पर नहीं हो सकता भाई। संजीव जी, वक्त कम है, चुनौती बड़ी है, ठोस दिखना चाहिए। ये रोज रोज का हंगामा कश्मीर में बंद होना चाहिए कि जहां देखा 150 लोग आए, झंडा जला दिया, भारत का अपमान किया, किसी एसपी को मार दिया, किसी डीएसपी को मार दिया, किसी इस सीआईएसएफ के जवान को मार दिया, कभी बीएसएफ के जवान को मार दिया। ये सीआईएसएफ का आदमी नहीं मरता, सेना का सिपाही नहीं मरता, ये भारत का पौरुष मरता है, भारत का पौरुष। भारत इतना छोटा बना दिया कि चौराहे चौराहे 2% के लोग मार रहे हैं हमारी सेना को, हमारी सुरक्षा वालों को। ऐसा सिस्टम नहीं चलना चाहिए। जो लोग उनकी हिमायत करें उन पर भी सख्ती कीजिए, जो लोग मानवाधिकार के नाम पर अनावश्यक हस्तक्षेप करें उनको भी चुप कराइए। लेकिन कश्मीर में शांति होनी चाहिए। भारत मां का भाल कश्मीर में चौराहे पर झुकना नहीं चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभूषण पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार नाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एएस बहल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर और कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, ये कश्मीर की श्रीनगर की नई पहचान बनती अब दिखाई दे रही है। आज ईद के मौके पर भी वहां पर पत्थरबाजी हुई है, पहले नमाज, उसके बाद पत्थर बरसाए गए। तो ये नई पहचान और नया उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है जब पाकिस्तान से लाइव कमेंट्री हो रही वो एनकाउंटर की, और ईद के दिन पहले नमाज और उसके बाद पत्थरबाजी हो रही हो। हालात खराब है जम्मू कश्मीर के। आज के मुद्दे में आज के लिए इतना ही।